मोटर चलाया, देखो बंद कर दो, मोटर चलाया हुआ है, पानी चल रहा था। रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड आईपीआर, रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड आईपीआर ये सब्जेक्ट है। इसका जो सिलेबस है वो मैंने अभी व्हाट्सएप कर दिया है, और इसका ये टॉपिक भी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। तो टुडे वी डील विथ फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफिनेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन वेरियस टाइप ऑफ द रिसर्च क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना रिसर्च के लिए भी एक डिफिकल्ट वर्क है। तो सोर्सेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम इज द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा प्रोफेशनल लिटरेचर, लिटरेचर को स्टडी करके, जर्नल्स को स्टडी करके, इंटरनेशनल जर्नल को स्टडी करके, साइंस डायरेक्ट के, इमराल्ड के, इंडर साइंस के, आईजीआई ग्लोबल के जर्नल को स्टडी करके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई होता है। दूसरा थ्योरी को इन्फ्लुएंस करके अदर सोर्सेस से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई होता है। तो व्हाट आर द डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डिफिनेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पहले बनानी पड़ती है। कोई भी रिसर्च करने के पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। देन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है। कौन कौन से प्रॉब्लम के वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसको निकालना पड़ता है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉब्लम करना पड़ता है। प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना पड़ता है। प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करने के बाद प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करने के बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है। तो इंपोर्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थ्री फॉर्म्स ऑफ द हाइपोथेसिस क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च में कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कैसे करते हैं, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कैसे करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग तीन तरह से होता है। एक तो हिस्टोरिकल रिसर्च से होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से होता है, और तीसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से होता है।
तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल से आपको बताया जाएगा। यहां पर से एक समरी दिया हुआ है फिगर में, आपको समरी दिया हुआ है रिसर्च प्रॉब्लम का। फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम होगा, उसके सोर्सेस, प्रॉब्लम को कहां से निकालेंगे, प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, यहां पर आपको दिया हुआ है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से निकालेंगे, एक्सपीरियंस पर्सन जो इंडस्ट्री में काम करता है, जो किसी लेबोरेटरी में काम करता है, वो प्रॉब्लम को, उसको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है। एक्सपीरियंस से इंडस्ट्री के, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? हाँ ठीक है। सर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाओगे आप, है? हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, 2 सब्जेक्ट। कौन सा चैप्टर करा रहे हो सर? फर्स्ट चैप्टर ही करा रहे हो? हाँ, पहला यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ही आपको करवा रहे हैं। तो हमें बुक मिली है कॉलेज से, जैसे गौरव गर्ग की है, 4th एडिशन। नहीं, देखिए वो YMCA का सिलेबस बदल गया है, ये CTA का नया सिलेबस आ गया है, तो कोई बुक आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा सर, आप जो भी नोट्स कराओगे उसी में हाँ से पढ़ना है? हाँ हाँ, नोट्स में आपको सुबह भेज दिया हूँ मैं। हाँ, मतलब वही कितने चैप्टर्स आएंगे सर रिसर्च मेथोडोलॉजी के? 4 यूनिट है। 4 यूनिट है। 4 यूनिट इसके भी हैं, 4 यूनिट उसके भी हैं। अच्छा, क्वालिटी के भी 4 है और इसके रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी 4 है। हाँ, 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं, ओके सर। है ना। तो हम्म। दोनों का वो मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, ये CTA के नए सिलेबस आए हैं ना, ये CTA का, हम्म। ये CTA का थ्रू आउट इंडिया में नया एग्जाम कब होंगे सर हमारे? एग्जाम नहीं, आइडिया नहीं है, एग्जाम के बारे में आइडिया नहीं है। वो कॉलेज मार्च में, अप्रैल तक हो जाएंगे वैसे? हाँ हाँ, कॉलेज में नोटिफिकेशन आएगा वो। अच्छा अच्छा, मतलब कॉलेज में ही होंगे ना हमारे YMCA के भी? नहीं, अभी कह नहीं सकते, अब कुछ जानकारी नहीं है, हमें तो क्लास लेने के ओ, लिए बोला गया है, तो मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके सर, कंटिन्यू करिए सर फिर। हाँ, तो ये रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, पहले सोर्स कहां से आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए, किस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकालना चाहिए, व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्री प्रॉब्लम। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है आपको क्या जो है आपको प्रॉब्लम है। दूसरा, प्रोफेशनल लिटरेचर से पता चल जाता है, जर्नल्स को स्टडी करेंगे तो प्रॉब्लम को आपको पता चल जाएगा। डिफरेंट टाइप के जर्नल्स, साइंस डायरेक्ट के जर्नल्स को देखिए, इंडर साइंस के जर्नल को देखिए, इमराल के जर्नल को देखिए, IGI ग्लोबल के जर्नल को देखिए। वहां जर्नल को देखने से आपको आपको प्रोफेशनल लिटरेचर को स्टडी करने से आपको प्रॉब्लम को आपको पता चल जाता है, प्रॉब्लम को आपको आपको पता चल जाता है कि क्या जो है प्रॉब्लम है। इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द थ्योरी, कोई थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में कोई आपको दिक्कत है, आपको कोई क्रिटिसिज्म करना है, न्यूटन की थ्योरी है, न्यूटन की थ्योरी सही है कि नहीं है, वो उससे जो है प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई लग जाता है कि किसी दिन थ्योरी को स्टडी किया, तो थ्योरी को स्टडी करने के लिए आपको, तो यहां से आपको सोर्सेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम आपको पता चल जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है, स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है, प्रॉब्लम को बताना पड़ता है। फिर उसके बाद वेरिएबल्स निकालने पड़ते हैं, व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्रॉब्लम का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसके बारे में आपको आइडिया लगाया जाता है। फिर प्रॉब्लम को इवैल्यूएट किया जाता है,
प्रॉब्लम को आपको इवैल्यूएट किया जाता है, वो समरी आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद हाइपोथेसिस आपको फॉर्मेशन किया जाता है। तो आज जो इसमें टॉपिक में आपको इंपोर्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस दिया हुआ है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन किस तरह करेंगे, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किस तरह करेंगे, कितने तरह के हाइपोथेसिस के फॉर्म होंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, नल हाइपोथेसिस होगा, डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस होगा, उसके बारे में आपको हाइपोथेसिस के बारे में आपको स्टडी करना होगा। देन द कितने टाइप ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं यहां पर आपको दिखाया गया है। हाइपोथेसिस इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, उसमें हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हाइपोथेसिस का रिसर्च करते हैं और हिस्टोरिकल बेसिस पे हाइपोथेसिस का रिसर्च करते हैं। ये आपको कंप्लीट आपको चैप्टर का जो समरी आपको यहाँ पर आपको दिया गया है कि हाइपोथेसिस का आपको हिस्टोरिकल रिसर्च, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम में जो फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहां से आइडेंटिफाई करेंगे। कई रिसर्च स्कॉलर जो है आपको टाइम लग जाता है, 6 महीने टाइम लग जाता है, 1 साल का टाइम लग जाता है, वो रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढते रहते हैं कि कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करेंगे, कौन सा मेथोडोलॉजी पे काम करेंगे। तो जो आपको जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके लिए पहले प्रॉब्लम को वो लिटरेचर को स्टडी करते हैं, लिटरेचर को स्टडी करके फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। 6 महीने तक, 1 साल तक रिसर्च प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम है। ये प्रॉब्लम आपको क्या होगा। सेवरल प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द प्योर अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, है ना। तो जो सोर्सेस है, सोर्सेस मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम को किस तरह जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सोर्सेस मैंने आपको बताया कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको प्रॉब्लम को आपको बता सकता है। दूसरा फीचर ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। गुड रिसर्च प्रॉब्लम का फीचर्स क्या है, वो आपको सिग्निफिकेंस है, ओरिजिनलिटी है एंड फिजिबिलिटी है। गुड रिसर्च प्रॉब्लम का फीचर आपको सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम, ओरिजिनलिटी आपको होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम आपको ओरिजिनल होना चाहिए, प्रॉब्लम आपको न्यू होना चाहिए। जब भी आप कोई रिसर्च निकालते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो आपको कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तभी आपको आर्टिकल पब्लिश होगा। जबकि कोई न्यू रिसर्च प्रॉब्लम आप जो है आपने लिया है, ओरिजिनल प्रॉब्लम आपने लिया है, तभी आपको जो है वो आपको पेपर पब्लिश होगा। तो ओरिजिनलिटी आपको होना चाहिए। और तीसरा है फिजिबिलिटी होना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकलना चाहिए कि प्रॉब्लम जो स्टडी कर रहे हैं वो आपको प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन क्या है ना। प्रॉब्लम में आपको एबिलिटी ऑफ द डाटा आपको कहां से मिल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम के कॉन्स्टेंट्स हैं, लिमिटेशंस ऑफ द टाइम क्या क्या है, आपको ये बोर्ड रिसर्च प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ये आपको उसमें फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम आपको करना पड़ता है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द आपका जो है रिसर्च प्रॉब्लम है ना। हाइपोथेसिस बना करके हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना पड़ता है। ये आपको आपको वहां पर सबसे बड़ा आपको रिसर्च प्रॉब्लम है। तो इस टॉपिक में you have to concentrate on the selection, definition, statement and evaluation of the research problem. एमटेक में थीसिस करना होगा, आपको आगे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना पड़ेगा, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट करना पड़ेगा और रिसर्च प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू मेक हियर द
ये importance of the resources of the selection of the identifying the research problem. What are the important sources? इंपॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस, कहाँ से जो है रिसर्च प्रॉब्लम आपको मिल सकता है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से मिल सकता है, और प्रॉब्लम का डिफिनेशन आपको कहाँ से होगा, वो आपको यहाँ पर आपको डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम आपको यहाँ बताया गया है. और रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह का है, उसको इवोल्यूएट किस तरह करेंगे, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया. डिफिनेशन सर ऑफ वन डाउट. हाँ बोलिए. सर ये कह रहे हो जैसे वीडियो है जो एक सेव वगैरह हो जाएगी? वीडियो नहीं समझा मैं. वीडियो सेव हो जाएगी मतलब? जैसे आप जो लेक्चर दे रहे हो, जैसे कि हमें आगे, जैसे आप तो पढ़ा रहे हो, जैसे मुझे आगे रिवाइज करने के लिए पढ़ना पड़े, तो ये सेव हो जाएगी वाली वीडियो जो स्क्रीन पे आ रही है? हाँ हाँ, ये सेव हो जाती है. कुछ ऑप्शन है सर सेव करने का? हाँ ये सेव हो जाती है. ये हमारे वीडियो ना, सारे लेक्चर वीडियो, रिसर्च मेथोडोलॉजी के कई लेक्चर वीडियो हमारे गूगल पे आते हैं. किस पे आते हैं? गूगल पे. अच्छा, मैं कह रहा हूँ आप सेव करके उस पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड भी कर दोगे? हाँ हाँ, वो हो जाएगा, सेंड कर देंगे. हाँ कर देना सर, है ना? हाँ इसको सेंड कर देंगे. ऐसे जो पहले मैंने क्लास लिया था ना, पिछले साल भी मैंने ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्लास लिया हुआ है, और मैं इसका लेता रहता हूँ. तो आप टॉपिक जो है टाइप कर दीजिए गूगल में. लेक्चर है ना, आप एक बार सेंड कर देना ग्रुप में भी. हाँ ग्रुप में सेंड कर देंगे. और दूसरा जो है वो आप गूगल में जो टॉपिक है ना, टॉपिक डाल दीजिए और मेरा नाम डाल दीजिए, मनोज कुमार. कहाँ पर? यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब पे, गूगल में. ओके सर. तो सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा. अच्छा, मनोज कुमार डालते ही रिसर्च टॉपिक का नाम डाल के और मनोज कुमार. हाँ हाँ, तो आपको लेक्चर सारा मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. हमारे कई जो है सैकड़ों यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं, इसीलिए वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी. और सर लैब तो नहीं होगी ना इन दोनों सब्जेक्ट की, क्वालिटी और इसकी रिसर्च की, कोई लैब? नहीं, अभी लैब के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया. ओके सर. लैब के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है. तो अभी तो यही दिया गया है, तो अभी इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है. टोटल 4 यूनिट आएगी हमारी, है ना, इस सब्जेक्ट में? हाँ 4 यूनिट है. जैसे हमारा सर एमडीयू में होता था, जैसे कि सेक्शन होते थे 4, हाँ हाँ, उसमें 2 क्वेश्चन में से एक करना होता था, ऐसे ही वाईएमसीए का है बिल्कुल सेम? हाँ बिल्कुल सेम वैसे ही है. बिल्कुल वही पैटर्न है एमडीयू जैसा ही? हाँ हाँ, इसमें 4 यूनिट है, और 4 यूनिट में से वो क्वेश्चन रहते हैं. पैटर्न सही रहता है वैसे सर हाँ वाईएमसीए का? ठीक रहता है, अच्छा रहता है वो. मतलब ज्यादा हार्ड तो नहीं आता पेपर? नहीं हार्ड नहीं रहता है. आपको दोनों सब्जेक्ट आपको थ्योरेटिकल है. थियोरटिकल है, मतलब जैसे आपके नोट्स वगैरह पढ़ लें तो मतलब इनफ है ना वो? हाँ हाँ, वो सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है. ओके सर. आप आज से ही वो जो है गूगल में लेक्चर जो है टॉपिक टाइप कर दीजिए, मेरा नाम टाइप कर दीजिए, और वीडियो देखना आप शुरू कर दीजिए. वो कई वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है. बाकी आप क्लास हर सैटरडे क्लास लोगे ही आप, है ना? हाँ हर सैटरडे में क्लास लूंगा. तो ये दोनों सब्जेक्ट में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. कोई नहीं. ओके सर, है ना, कोई टेंशन. बाकी जैसे मैं जॉब भी कर रहा हूँ, डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ मैं. कहाँ पे सेक्टर 24 में. कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? सेक्टर 24 में? सेक्टर 24 में, हाँ सेक्टर 24 में. कौन सा कंपनी है? मेरी है डीपी इंजीनियर लिमिटेड. आपकी अपनी कंपनी है? अपनी नहीं है, जॉब करता हूँ मैं. अच्छा, डीपी इंजीनियर लिमिटेड में जॉब करें. क्या चीज बनाती है वो बनाती है ऑटो पार्ट्स बनाती है, जैसे ट्रैक्टर के, सोनालिका के हो गए, एस्कॉर्ट के हो गए. अच्छा 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 अच्छा. शीट मेटल का भी वर्क होता है, पाइप ट्यूब्स का भी होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरी. हाँ तो नहीं, ठीक है, आप जॉब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. आपको सैटरडे होगा, सैटरडे क्लास ले लीजिए. हाँ
मैंने कहा जॉब चल ही रही है, साथ के साथ एमटेक भी हो जाए हाँ हाँ, नहीं ठीक है, बढ़िया है। ना। पढ़ाई भी कहीं काम, कहीं ना कहीं तो काम आती है पढ़ाई। हम्म। हाँ नहीं ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने डिसीजन किया कि जॉब के साथ साथ अपनी एमटेक भी हो जाएगी। हाँ 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 है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। सही डिसीजन था ना सर? हाँ हाँ, ओके सर। है ना, बहुत अच्छा डिसीजन। हम्म। आपको पता, नाम तो पता ही होगा सर मेरा। हाँ, नाम तो आ रहा है, दीपांशु आ रहा है। हाँ दीपांशु, वो बीटेक पढ़ाई थी ना आपने, बीटेक में। अच्छा, बीटेक में भी थे आप? हाँ, से, आपको पता नहीं है क्या? अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ पहचान लिया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, पहचान लिया पहचान लिया। हम्म। आपने कहा था कि जो है मैंने एमटेक में एडमिशन लिया है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे जो है। हाँ, आपने कहा था जो है मैंने। आपने पढ़ाया था ना बीटेक में भी। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे जो है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हाँ, वो अमित गुप्ता सर नहीं लेंगे कोई क्लास? आइडिया नहीं है अभी, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं ना, तो वो नोटिस आई है, व्हाट्सएप पे आई है, तो आइडिया नहीं है तो मैं तो घर से ही ले रहा हूँ ना, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं सर, कंटिन्यू करो। हाँ, तो हाँ सही कह रहे हैं, वो आप पहले भी जो है वहाँ पे स्टूडेंट थे, हाँ हाँ। एमडीयू में थे स्टूडेंट हम्म। ना, ठीक है, बढ़िया है जो है। तो पहले सोर्सेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पहले जरूरी होता है। तो यहां पर बताया गया है कि सोर्सेस कहां कहां से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहां पर रिसर्चर का इंटरेस्ट है, कहां से आपको अच्छा प्रॉब्लम आपको सिलेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको रिसर्च स्टडी आपको कंडक्ट किया जाता है, सर्वे कंडक्ट किया जाता है, सर्वे कंडक्ट किया जाता है, उससे फीचर रिसर्च आपको निकाला जाता है, रिसर्च रिपोर्ट निकाला जाता है, सर्वे आपको कंडक्ट करके फीचर रिसोर्च आपको जो है आपको निकाला जाता है, पेरियोडिकल से आपको जो है रिसर्च प्रॉब्लम निकाला जाता है, बिब्लियोग्राफी से ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च से आपको रिसर्च प्रॉब्लम निकाला जाता है। कई तरह के पेरियोडिकल्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं, उसमें से आपको जो है जर्नल्स को स्टडी करके, आपको पेरियोडिकल्स को स्टडी करके, बिब्लियोग्राफी को स्टडी करके आपको एजुकेशनल रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर सोर्सेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे जो है आपको जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर आपको चॉइस ऑफ द सुटेबल प्रॉब्लम आपको जरूरी है ना। तो ये आपको वेरी डिफिकल्ट टास्क है ना, फॉर ए बिगनर, ए आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो कौन से प्रॉब्लम पे काम करे उसको आइडिया नहीं चलता है कि कौन से प्रॉब्लम पे हम जो है पेपर पब्लिश करेंगे। आपको पेपर पब्लिश करने के लिए बोला जाए तो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्रॉब्लम पे काम करें, कौन सा मेथोडोलॉजी को ले। तो ये ये आपको आपको डिफिकल्ट टास्क है ना, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज रहती है वहां पर जो है आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो है आपको आपको कई कई टाइम देना पड़ता है, आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, और एक्सपीरियंस रिसर्चर ही जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है ना। ईच रिसर्चर सेलेक्ट्स ए प्रॉब्लम बिकॉज हर नीड्स एंड पर्पस, अपने नीड्स एंड पर्पस के लिए आपको जो है आपको प्रॉब्लम को आपको 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 सिलेक्ट करता है। तो जो आपको रिसर्च प्रॉब्लम है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से निकलता है, ये आपको मोस्ट फ्रूटफुल रिसोर्सेस है। कोई एक अच्छा प्रोफेसर है, उसको मालूम रहता है कि कहां कहां पर जो है आपको प्रॉब्लम है। एकेडमिक काउंसिलर को मालूम रहता है कि कहां कहां पर जो है प्रॉब्लम है, कहां कहां पर वो जो है ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आपको निकलता है। जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर रहते हैं उनको जानकारी रहता है कि कौन कौन सा प्रॉब्लम है, इसीलिए जो कोई भी रिसर्च किया जाता है तो किसी प्रोफेसर के अंडर में किया जाता है ना।
अच्छे जो आपको टीचर रहते हैं, अच्छे लर्नर्स रहते हैं, उनको जानकारी रहता है। अच्छा जो कंपनी का मैनेजर रहता है, उसको मालूम रहता है कि कहाँ पर जो है आपको जो है प्रॉब्लम है, आपको कहाँ से जो है आपको प्रॉब्लम को लिया जा सकता है। तो दूसरा, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, अचीवमेंट होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए आपको 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 रिसर्च प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए। तो है ना, तो ये आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, लर्निंग मटेरियल से, मैनेजमेंट टेक्निक से ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा प्रॉब्लम सिलेक्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। यहां पर आपको बताया गया कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आपको जो है आपको आपको जो है आपको मिल सकता है, किसी प्रोफेसर के नॉलेज से आपको मिल सकता है कि कौन सा प्रॉब्लम पे काम किया जाए, कौन सा प्रॉब्लम पे शेड्यूल किया जाए। आपको ये सारे जो आपको इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन आपको 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 प्रोफेसर ही देगा, आपको ये बताएगा कांटेक्ट एंड डिस्कशन से। आपको रिसर्चर के कांटेक्ट एंड डिस्कशन से, पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेस से, कॉन्फ्रेंसेस में जाने से रिसर्च प्रॉब्लम का पता चल जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने से पता चल जाता है कि वर्ल्ड वाइड जो है, जो वहां के प्रोफेसर आए हुए हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। सेमिनार में जाने से जो है प्रॉब्लम को आपको आइडिया लग जाता है। कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आपको वहां पर सभी कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया के, नीदरलैंड के और सभी कंट्री के प्रोफेसर आते हैं। वो कौन कौन से प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं वो आपको आइडिया हो जाता है। वो आपको एक साथ मीटिंग होने से, कॉन्फ्रेंसेस में जाने से आपको आइडिया लग जाता है। कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग लेकर के आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्रॉब्लम पे काम किया जाए और किस तरह का प्रॉब्लम में आपको काम किया जाए। वर्कशॉप में शामिल होने से, सेमिनार में शामिल होने से प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई लग जाता है ना। तो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करने के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है। कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड कीजिए, रेसेंट कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड कीजिए, उससे प्रॉब्लम को आइडिया लग जाता है। रेसेंट सेमिनार में अटेंड कीजिए, उससे प्रॉब्लम को आपको आइडिया लग जाता है। रेसेंट वर्कशॉप में अटेंड कीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम का आइडिया लग जाता है कि वर्ल्ड में क्या क्या आपको जो है आपको प्रॉब्लम चल रहा है, किस किस प्रॉब्लम पे काम करना है। एक कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट मंगा लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां पर जो है क्या प्रॉब्लम चल रहा है, किस प्रॉब्लम पे सारे वर्ल्ड के प्रोफेसर काम कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से ही आपको जो है आपको रिसर्च प्रॉब्लम का आपको आइडिया लग सकता है। दूसरा, प्रोफेशनल लिटरेचर से आपको आइडिया लग जाएगा। प्रोफेशनल रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ने से, बिब्लियोग्राफी ऑफ द बुक एंड आर्टिकल को पढ़ने से, पेरियोडिकल को पढ़ने से, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने से, ईयर बुक को पढ़ने से, डिक्शनरी को पढ़ने से, रिसर्च गाइड को पढ़ने से आपको प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई लग जाता है। प्रोफेशनल लिटरेचर को पढ़ने से, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते रहने से, कई आपको रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट साइंस डायरेक्ट के आते रहते हैं। साइंस डायरेक्ट का आप उस पे गूगल में सर्च कीजिए, गूगल में आपको आते रहते हैं, आपको रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट आते रहते हैं, पेरियोडिकल्स आपको आते रहते हैं, कई पेरियोडिकल्स आपको आते रहते हैं और कई बुक्स आपको आते रहते हैं, कई आर्टिकल्स आपको आते रहते हैं, कई रिसर्च रिपोर्ट्स आपको आते रहते हैं। तो उसको पढ़ने से आपको जो है आपको प्रॉब्लम का आपको पता चल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम पे आपको काम करना है, उससे प्रोफेशनल लिटरेचर से आपको पता चल जाएगा। कहां से आपको प्रॉब्लम का जानकारी मिलेगा वो आपको यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। रिसर्च रिपोर्ट को पढ़िए, बिब्लियोग्राफी ऑफ द बुक एंड आर्टिकल्स को पढ़िए, पेरियोडिकल्स को पढ़िए, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट को पढ़िए, ईयर बुक्स को पढ़िए, डिक्शनरीज को पढ़िए, रिसर्च गाइड को पढ़िए। ये सारे गाइड को पढ़ने से आपको रिसर्च का आइडिया लग जाता है। Some specialized sources are encyclopedia of the educational research. अच्छे लाइब्रेरी में आपको इंसाइक्लोपीडिया होता है। डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल आपको पढ़ने से आपको जो है प्रॉब्लम का आपको आइडिया लग जाएगा। साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से आपको प्रॉब्लम का आइडिया लग जाएगा। सिमिलर पब्लिकेशन पढ़ने से आपको प्रॉब्लम का आपको आइडिया लग जाएगा, है ना।
ओपन लर्निंग जर्नल को पढ़ने से आपको आइडिया लग जाता है। जर्नल बहुत जरूरी है, जर्नल को आइडेंटिफाई करके आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल लिटरेचर को पढ़ने के बिना आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकती। इसके लिए आपको आपको जर्नल की जरूरत है। हर एक लाइब्रेरी में अच्छा जर्नल आपको होना चाहिए। ये जो आपको इंसाइक्लोपीडिया आपको लिखा हुआ है वो आपको होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी ऑफ द बुक्स, अच्छे जर्नल अच्छे लाइब्रेरी में आपको होना चाहिए। ईयर बुक्स आपको होना चाहिए। जर्नल ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन होना चाहिए। अमेरिकन जर्नल ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ द ओपन लर्निंग, इसको आपको होना चाहिए। ये आपको प्रोफेशनल लिटरेचर है। प्रोफेशनल लिटरेचर के कहां पर प्रोफेशनल लिटरेचर का आपको यहाँ पर आपको लिस्टिंग किया गया है, वो सारा डाटाबेस आपको यहाँ पर आपको मिल करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां से जो है आपको सोर्सेस क्या है, सोर्सेस क्या है। दूसरा सोर्सेस है इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द थ्योरी। कोई थ्योरी आपको बनाया गया है, जनरलाइजेशन किया गया है पर्टेनिंग टू द एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का आपको थ्योरी बनाया हुआ है। उस थ्योरी को आप जो है मोटिवेशन से आप उसका सर्वे क्वेश्चन बना करके उसको वैलिडेट कीजिए, उसको पार्टिकुलरली प्रैक्टिकली वेरियस थ्योरी में, एजुकेशनल सिचुएशन में आप उसको लागू कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा, है ना। देन चेक योर प्रोग्रेस। कहां से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपको जो है आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम को कहां से आइडेंटिफाई किया जाए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। रिसर्च प्रॉब्लम कहां से आप ले सकते हैं इसके बारे में क्लियर जानकारी दिया गया कि आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से मिल सकता है। एक अच्छा प्रोफेसर आपको दे सकता है, वो आपको उसको जानकारी रहता है। सेमिनार में जाने से आपको मिल सकता है, कॉन्फ्रेंसेस में जाने से आपको मिल सकता है, टेक्निकल रिपोर्ट्स पढ़ने से आपको मिल सकता है। दूसरा, सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम करने के बाद डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम पहले कीजिए। डिफाइन द प्रॉब्लम, टॉपिक पहले डिफाइन किया जाता है और सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक पे किया जाता है वो आपको डिफाइन किया जाता है। तो वो आपको डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम आपको जरूरी है। आपको रिसर्च प्रॉब्लम में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में पहले प्रॉब्लम को आप डिफाइन कीजिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए। स्टेटिंग द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट और द क्वेश्चन which make the problem clear and understandable. Identification and operation of the variable concisely, उसको variables को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको बहुत जरूरी है। Evaluating the problem in terms of the significance, novelty and feasibility. हर एक प्रॉब्लम को सिग्निफिकेंस उसका देखिए कि प्रॉब्लम का कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ द प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। फूड का प्रॉब्लम है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। जब भी रिसर्च करते हैं तो चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कितना आइडेंटिफाई है। ये प्रॉब्लम जिस रिसर्च पे काम कर रहे हैं वो ह्यूमन के लिए कितना जरूरी है, किस प्रॉब्लम पे काम किया जाए, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका नोवेल्टी है कि नहीं है, वो प्रॉब्लम आपको नया है कि नहीं है, आपने कहीं से कॉपी तो नहीं कर लिया है। नोवेल्टी को जानना बहुत जरूरी होती है, फिजिबिलिटी को जानना जरूरी होता है। जिस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं वो उसके लिए आपको मेथोडोलॉजी आपको अवेलेबल है कि नहीं है, उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये फिजिबिलिटी जानना आपको जरूरी है। जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हुआ है उसका मेथोडोलॉजी आपके पास है कि नहीं है, उसकी फिजिबिलिटी आपके पास है कि नहीं है, ये आपको जानना आपको जरूरी है। किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं वो आपको नोवेल प्रॉब्लम है कि नहीं है, नया प्रॉब्लम है कि नहीं है, तभी आपका प्रॉब्लम जो है जर्नल में आपको छपेगा। तभी आपका जो है आपका पेपर जर्नल में छपेगा। अगर नोवेल नहीं है, आपका प्रॉब्लम नया नहीं है, तो आपका जर्नल में आपको पेपर नहीं छपेगा। तो ये आपको पेपर तभी छपेगा जब आपका प्रॉब्लम नया होगा, नोवेल्टी होनी चाहिए। दूसरा, फिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि जो है उसका फिजिबिलिटी सॉल्यूशन आपके पास है कि नहीं है, इसके बारे में आपको फिजिबिलिटी होना चाहिए और प्रॉब्लम को सिग्निफिकेंस को जानकारी होना चाहिए। तो ये आपको
आपको सिग्निफिकेंस, नोवेल्टी ऑफ द प्रॉब्लम, ये आपको होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर आज जो है आपका जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर नोवेल्टी आपको होना आपको जरूरी है।